अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवा हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ऑनलाइन गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। आपकी ज़रा नवाजी जनाब। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी है ताकि मैं पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। मैं सबसे पहले अपने 22 करोड़ आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके खादम को, उनके नौकर को, उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के सबसे बड़े अखबार डेली मेल ने माजरत की है। वाह मियाँ साहब, ये आपको किसने कह दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है? देखे जब किसी तक खुशी पहुंचानी होती है तो उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अच्छा, बहरहाल वो दुनिया का सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है ये आप बेहतर जानते हैं। आप माशाल्लाह इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं। बड़ा आपका साबूदाने की खीर जैसा मुंह है। देख ले, आप स्टार्ट ही गलत ले रहे हैं। देखें जुनैद साहब, मुझे मालूम था कि आप मेरी मुबारकबाद में ज़रूर रोड़े अटकाएंगे। अगर मेरे मुंह से निकल गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा, तो जानते हो यार की हो गया है। जब आप खैबर मेल को सबसे बड़ी गाड़ी कहते हैं तो डेली मेल क्यों नहीं सबसे बड़ा अखबार हो सकता? बहरहाल मियाँ साहब, बीइंग ए जर्नलिस्ट, अगर मुझे कोई कहे कि डेली मेल सबसे बड़ा अखबार है तो मैं तो उसको एक मेल दूंगा। और दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब, डेली मेल ने आपके साथ उस वक्त सुलह की है जब आपके खिलाफ सबूत फराहम करने वाले, स्टोरी देने वाले सारे इदारे, सारे लोग जो हैं वो आपके मातहत हैं, आपके साथ मिले हुए हैं। नहीं जुनैद साहब, वो जिसने केस किया था, वो जिसका बड़ा अष्टाम बेचने वाले भाई जैसा मुंह था, वो जो इन्होंने वो बाहर से इंपोर्ट किया था, शहजाद अकबर, वो कहाँ गया? उसको बुलाएं, उसको कहें आके सबूत दे। तो मियाँ साहब, शहजाद अकबर के अब नीचे तो कोई इदारा नहीं है ना। अब तो जो इस वक्त एहतसाब का हेड है उसने आपके खिलाफ सबूत मुहैया कर रहे थे ना, वो सारे आपके नीचे आ गए। उनके पास कोई सबूत ही नहीं थे तो मुंह उठा के क्यों बगल में फाइलें दबा के ये चल पड़े थे केस करने के लिए। हालांकि उसके बगल में फाइलें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बगल में अपनी जूती डाल के तो जा सकता है। इस तरह के बंदे कच्ची आबादी में रहते हैं जुनैद साहब, और हर रोज बाहर निकलते हैं जूता पॉलिश करके, और बाहर निकलते ही जूता उतार के बगल में दबा लेते हैं, खास तौर पे सड़क पार करते हुए। जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास अगर सबूत नहीं थे तो इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपके सामने जितने भी केस इन्होंने किए हैं सारे अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे हक में जा रहे हैं फैसले। अल्लाह ताला हमें सब केसों में सुरखरू कर रहा है। रैत साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं ये किस तरह सियासी इंतकाम लिए जाते हैं, और हमारे साथ तो हम तो सारी जिंदगी के ये भुगत रहे हैं। अल्लाह के फजल से पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, एक धेले की करप्शन भी अगर साबित हो जाए तो मैं देनदार हूँ। अरे वाह। वो तो डेली मेल वालों का अल्लाह भला करे, वो उसके मालिक ने आगे पहले मेरे घुटने पकड़े। अच्छा। मैंने समझा शायद लता तो फड़ के थे थले टेकन लगा और मैं जल्दी से घुटने मैंने पीछे किए। मैंने कहा भाई की गल है, कौन है तू? उसने बताया जी कि मैं डेली मेल का मालिक हूँ जनाब, मैं कोई लंदन की गलियों में अखबार नहीं फेंकता। मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। जी मियाँ साहब, हमने भी सुन लिया और आपकी आवाज पहुंच रही है आवाम तक। वैसे भी मुझे यहाँ अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद है या आपकी? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसने घुटने पकड़ के मुझे कहा जी कि खुदारा मुझे माफ कर दें। जुनैद साहब,
मैं उसे हरगिज माफ ना करता। उसने फिर मुर्गा बन के तो ऊंची आवाज में बांग दी है, बांग दी है। ऊपर से जुनैद साहब उसने गाना गाना शुरू कर दिया, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो मैं क्या, तुम राणा सनाउल्लाह से नहीं माफी मांग रहे? राणा जी माफ करना कहाँ से आ गया? इसको हटा के मियाँ जी लगाओ, मियाँ जी। तो फिर जब उसने गाना सुनाया तो मैंने उसे माफ किया। मियां साहब आपने गुपचिक गुपचिक भी किया था? नहीं नहीं, ये गुपचिक गुपचिक करने के लिए भी वो साथ 3-4 सस्ते सस्ते अंग्रेज लेके आया हुआ था। तो उन्होंने किया है पीछे से गुपचिक गुपचिक। अच्छा मियाँ साहब, आपके साहबजादे मियाँ सुलेमान शहबाज वो भी वतन वापस तशरीफ लाए हैं, उन पे भी केस ख़त्म होने के करीब है। तो ये नून लीग वालों का केस तो ऐसे ख़त्म हो रहे हैं जैसे 50 साल के बाद इंसान के सर से बाल नहीं ख़त्म होते। जी 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 जी, ये बिल्कुल उसी तरह ख़त्म हो रहे हैं जुनैद साहब। जिस तरह न्याजी साहब के घर के कागजात नहीं थे तो उनका केस नहीं था ख़त्म किया साकब निसार ने अदालत में, ये बिल्कुल उसी तरह ये भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये हमारे ऊपर तो झूठे केस थे। हम लोगों ने तो अल्लाह के फजल से हर हुकूमत में सामना किया है ऐसे केसों का, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है हमेशा। हम भागने वाले नहीं हैं जुनैद साहब। हम अल्लाह के फजल से हम खुद सामना करना चाहते हैं केसों का। मियां साहब मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। आप कब वतन वापस आ रहे हैं? भाई ये शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब नहीं है। मेरा ख्याल है गोगा जो है वो रोटी का भी इसे उतना ही नशा होता है जितना आम बंदे को शराब का होता है। तो भाई मैं मियाँ शहबाज शरीफ हूँ, वो बड़े मियाँ साहब बाहर हैं और वो इंशाल्लाह जनवरी में अगले महीने में वापस आ रहे हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। जी वेलकम। वैसे तो अभी उनका हुक्म मुझे मिला है, उन्होंने हुक्म किया कि मेरे आने से पहले पेट्रोल की कीमत 190 तक पहुँचाएं और जो बिजली है वो 300 यूनिट तक फ्री दिया करें। ऐसा को बंदोबस्त करें। अभी तो जुनैद साहब मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि किस तरह 190 में बेचूं। मियाँ साहब ने तो हुक्म जारी कर दिया है और मैं उनका ताबेदार भी हूँ, मेरे वो लीडर हैं। उधर कोई बात नहीं, बिजली में थोड़ा पानी डाल के भेज दिया करें। ये अगर आप पेट्रोल के हवाले से जुगत लगाते तो ये सूदमंद थी। और नहीं सर, आप बिजली में पानी डाल के भेजें। अगर आप शहबाज शरीफ हैं। जुनैद साहब ये बिजली ये कोई दही नहीं है जिधर पानी पा रही है। पेट्रोल को मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई जाए कि वो 190 तक भेज दे। मैंने चख के भी देखा है, पेट्रोल चखा भी है मैंने। बस मसला सिर्फ ये है कि बिजली में पानी डालेगा कौन। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। माशाल्लाह जुनैद साहब, आपका बड़ा अमीर आदमी की बिल्ली जैसा मुंह है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधना और बिजली में पानी डालना ये दो डिफरेंट चीजें हैं जुनैद साहब। बिल्ली तो फिर राजी हो सकती है गले में घंटी डलवाने के लिए, वो बिजली में पानी कौन डालेगा? सर जी दोनों पकड़ लेती है, बिजली भी पकड़ लेगी, बिल्ली भी पकड़ लेती है। बिल्ली बिल्कुल पकड़ लेती है अगर आप जैसी तगड़ी हो तो। हमारी बिल्ली बेचारी ने की कहना है जुनैद साहब। मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये 300 यूनिट बिजली फ्री देना नामुमकिन है। हाँ, साल में 3 दफा बिजली फ्री दी जा सकती है, वो भी 29, 30, 31 फरवरी को। मियाँ साहब कोई तारीख तो बताएं, बड़े मियाँ साहब कब आ रहे हैं? देखिए गौरी साहब, तारीख का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता आइंदा साल के जनवरी के महीने में आने का इशारा मिला है। अब बस दुआ करें आइंदा साल की जनवरी हो, डबल आइंदा साल की जनवरी ना हो। वाह वाह वाह। मियाँ साहब इसको तारीख ना बताइएगा, इसने अपने पोते का हकीका करना है, उसके लिए बड़े मियाँ साहब से 50,000 रुपए उधार मांगना है इसने। देखिए जुनैद साहब, हम गौरी साहब की
हर खिदमत के लिए तैयार हैं। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ गौरी साहब, जी जी। वो मियाँ साहब तो जुनैद सफदर की शादी पे सारे पैसे लगा के खुद खाली जेब हुए हुए हैं। वहाँ पे तो इतना पैसा लगा है जुनैद साहब, वो जो पास कोई 10-20 हज़ार पाउंड बचा था वो वहाँ पे भांड आ गए, भांड आ गए जुनैद साहब। अच्छा अच्छा। वो उन्होंने चमोटा निकाल के जब भ्रर किया है वो फिर वो ऐसा किया है कि वो जेब से खामखा बेलें निकलनी शुरू हो गई जुनैद साहब। तो मियाँ साहब अंग्रेज भांड भूं करते हैं? जी जाहिर है अच्छा जी। भांड जो है वो पूरी दुनिया में भ्रर करता है। यार अंग्रेज भी करता ही होगा ना, अंग्रेजी में करता होगा और क्या है? नहीं जुनैद साहब, हाँ, मुर्गा और भांड हाँ, ये जहां मर्जी हो इनकी जुबान एक ही होती है। अच्छा जैसे मुर्गा जिस मर्जी मुल्क का हो वो एक ही जुबान में कॉ कॉ करता है। इसी तरह भांड भी जिस मर्जी मुल्क का हो वो एक ही जुबान में भ्रर करता है। ये भ्रर के बाद आगे लैंग्वेज चेंज होती है। कोई कह देता है मौला खुश रखे, मौला दिन बड़ा दबे, कोई कह देता है गॉड गिव यू मोर एंड मोर। तो ये आगे जाके जुबानों की तफरीक होती है, भ्रर तक बात एक ही रहती है। वाह, जबरदस्त। मैं बता रहा था जी जी। कि वो जब भांड आए हैं भांड और उन्होंने वो भ्रर किया है तो वो मियाँ साहब ने बेले देनी शुरू कर दी हैं। और ऊपर से जुनैद साहब, मियाँ साहब खुशी में ऐसे दीवाने हुए थे उस वक्त जी जी। कि उन्होंने 5-5 के नोट समझ के 50-50 पाउंड के नोट फेंक दिए हैं। और वो देखो पांड भी कितने तेज सन, वो सारे इकट्ठे करके निकल गए ने। अब वो हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनके घर को ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे जाके कहें कि भाई अपने काम के हिसाब नाल 5-5 पाउंड के नोट लवो, वो 50-50 वाले वापस करो, ताड़ी मेहरबानी है। ये तो मैंने सुना कि 1-2 भांड पकड़े भी गए, उन्होंने नोट दिखा दिए 50 से उन्होंने सिफर मिटा दिए, 5-5 दी सी। जुनैद साहब वो सिफर मिठा देंगे ते ना धी दे काम ना प्यो दे काम, ते नोट ही खराब हो जाएगा। की करते हो भाई, क्यों साडी करेंसी का बेड़ा गर्क करने लगे? ऐसी बात नहीं है जुनैद साहब, वो खुद भी जानते हैं कि पाउंड बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है पाउंड जुनैद साहब। उनकी काबिलियत के हवाले से 5 पाउंड से बड़ा नोट बनता ही नहीं है जुनैद साहब। तो अब 50 पाउंड का नोट दे जुनैद साहब दिल दे डॉक्टर को जाइए तो उत्थे कटना पैंदा है। अब 50 पाउंड बड़ी चीज होती है, प्राडो के टायर में 50 पाउंड हवा नहीं होती। बिल्कुल आप जुनैद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे जुनैद साहब मैंने आज गौर से देखा, माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा बतखा लगते हो तुसी माशाल्लाह। मियां साहब कह रहे हैं आज जुगत। जुनैद साहब आवाम बड़ी डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, तो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए पैसे तो कोल है नहीं, मैं जुगता ही करने हैं आजकल। अगर आप आवाम को डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, कुछ सीरियस शेर पढ़ दे, वो आप पहले मिसरे के बाद भूल जाएंगे, कौम हंसने लग जाएगी। नहीं जुनैद साहब वो मैंने अब याद कर लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मराकश बेशक हार गया है मगर मैं खुश इसलिए हुआ हूँ कि चलो इथों तक ते पहुंची है। सेमीफाइनल तक यार पहुंचना किसी अफ्रीकी मुल्क का, किसी मुसलमान मुल्क का बहुत बड़ा कारनामा था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, ये बड़े एजाज की बात है। ये तो हम सब ने सुन ही लिया है कि जी ये जो पाकिस्तान दूसरा टेस्ट हारा है इंग्लैंड से, जी ये 63 साल के बाद ये वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे मुसलसल 3 टेस्ट हारा है 63 साल के बाद। आफ्टर लॉन्ग 63 ईयर्स पाकिस्तान मुसलसल 3 टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड पे आ रहा है। ये तो शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा 63 साल में, मेरा ख्याल शायद इससे भी ज़्यादा, कि 5 टेस्ट मैच ऐसे हुए हैं जिनमें से एक भी पाकिस्तान नहीं जीत सका। और बड़ी अजीब सी पाकिस्तान की टीम की इस वक्त परफॉर्मेंस है। और मतलब इंग्लैंड के ख़िलाफ़
अब इंग्लैंड इससे पहले इन 2 टेस्ट मैचों से पहले कुल पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच जीता है। जी जी 2 टेस्ट मैच जीता है, एक दफ़ा गालिबन 1961 में जीता था और फिर जब नासिर हुसैन टीम लेके आया था उस वक्त जीता था। और नासिर हुसैन ने क्या खूबसूरत तबसरा किया है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पे, पाकिस्तान की जो ओवरऑल हिकमत अमली थी, या पाकिस्तान की कहना चाहिए कि ओवर डिफेंसिव हिकमत अमली थी, या खुल के बात की जाए तो बुज़दिलाना हिकमत अमली थी। इतनी फ्लैट विकेट, इतनी फ्लैट विकेट, इतनी फ्लैट विकेट कि नासिर हुसैन ने कहा था कि इससे अच्छा तो आप हाईवे पे टेस्ट मैच करा देते। लेकिन मसाइल थे हाईवे पे। वैसे अगर हाईवे पे टेस्ट मैच हो जाता तो मसले काफ़ी होने थे, है ना। निकालो जुगते, निकालो उसमें से जुगते, जाहिर है अंपायर की जगह फिर ट्रैफिक वार्डन ही खड़े करने पड़ने थे। उधरों बस रोक रहे, उधरों बॉलर नु कह रहे आन दे। और क्या होना था, हाईवे के ऊपर यही मसाइल होने थे। हाईवे पे होता शायद क्रिकेट तेज हो जाती शायद। वैसे मैं ये सोचता हूँ, मुझे पता नहीं है क्रिकेट का, ना ही मैं कोई इतना देखता हूँ, ना समझ है मुझे। मेरा ये अंदाजा है कि पूरा जोर जो क्रिकेट का होता है ना, वो या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाने पे होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कप्तान कौन बनेगा। उसके बाद फिर अल्लाह तो वारिस। इतनी डेड विकेट के बहरहाल सिर्फ सारा जो है वो मुद्दा जो है वो डेड विकेट पे भी नहीं डालना चाहिए। इंग्लैंड खेला भी बहुत अच्छा है, बेन स्टोक पहले टेस्ट में तो कमाल किया उसने, बहुत ही आउट क्लास। पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 506 रन बनाए हैं, जो क्रिकेट हिस्ट्री का 5वां बड़ा स्कोर है पहले दिन का, 5वां बड़ा स्कोर है। और कुल मिला के दोनों टीमों ने 1768 रन बनाए हैं, 1768 रन बनाए हैं। ये भी क्रिकेट हिस्ट्री का गालिबन 5वां बड़ा फिगर है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें रन्स फी ओवर जो हैं वो पूरे टेस्ट में 4.5 थे, और इंग्लैंड जो खेला है वो 6 रन फी ओवर की औसत से खेला है, जो क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा है पहले दिन के। यार मैं तो डर गया सा कि मैच मुक्कन दे बाद नाल चपेड़ा भी ना मारे। सर ये जो रिकॉर्ड बना है बहुत बड़ा कि पहले एक दिन में 500 स्कोर, 6 रन। हाँ जी, ये 112 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। और लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और ये यकीन हो गया 112 साल बाद। 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। यानी 112 साल बाद टेस्ट मैच में पहले दिन में 506 स्कोर बने। जी जी जी, बल्ले 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 बल्ले। 112 साल पहले जो बना था वो 494 था, ये 506 बना। अच्छा सर, मुल्तान में कदरे बेहतर पाकिस्तानी टीम खेली। कदरे नहीं, पाकिस्तान बहुत बेहतर खेली है, इस तरह मायूसी वाली बात भी नहीं है। और पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। मतलब कई ऐसे पैचेस आए हैं मैच में जब पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में था, लेकिन बात पता है क्या है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म और स्पार्क नजर नहीं आया कि पाकिस्तान मतलब जीतने के लिए खेल रहा है। जो मर्जी हो जाए, हमने जीतना है। पूरी कौम पीछे खड़ी हो ना, फिर कप्तान ये रिस्क लेता है, मीडिया साथ खड़ा हो। अगर जैसे बाबर आजम पिछले दिनों जिस क्राइसिस से गुजरा है बेचारा, जब 2-4 मैच हारने से पूरी कौम जो है मीडिया पे वो पीछे पड़ गई थी बाबर आजम के, तो बाबर आजम जैसे के लिए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेता कि अपने प्लेयर्स को कहता कि ऑल द वे जाओ यार, खेलो, कुछ नहीं, हारते हो तो हार जाओ, लेकिन जीतने के लिए खेलो। लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट उसमें स्टेजेस आई हैं उसमें पाकिस्तान ने स्लो खेला है, और पाकिस्तान जीतने के लिए गया नहीं है। अगर जीतने के लिए जाता फिर भी हार जाता, खैर थी, हार तो तब भी गए। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तीसरे मैच के लिए बड़ी बोल्ड पॉलिसी के साथ जाना पड़ेगा, और कुछ नए तजर्बे भी करने चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि ये जो 2-3 प्लेयर हैं, शाहिद अफरीदी का भी कहना है कि उसमें शान मसूद को ले लेना चाहिए, सरफराज को ट्राई करना चाहिए, फिर अगर एक आध सीनियर प्लेयर को रेस्ट भी करवाना पड़ता है तो करवा लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज तो हम हार ही गए। मुझे ट्राई करें बाबूजी, मुझे ट्राई करें। वो पिच पे फेरने के लिए सर जी क्या ट्राई करें? मेरे पास टैलेंट है, मैं छुपा के बैठा हुआ हूँ। आप टैलेंट तो तुमने नाश्ते में खा नहीं लिया आज सुबह सारा। सर जी सच्ची बात है
कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत इनसे तगड़ी है अपनी टीम से, तो टेस्ट टीम तो है ही नहीं पाकिस्तान की। हाँ। कुछ इनकी बेड लग के 5 तो जख्मी हो गए हैं सारे, और टेस्ट टीम है ही नहीं। वही 2020 खेली जाते हैं, फिर थके भी हुए हमारे देखे एक ना भी नहीं है टेस्ट कि प्लेयर। जो हमारे मेन प्लेयर है रिजवान और बाबर आजम, वो दोनों बहरहाल नजर आ रहा है कि कुछ फटीक का शिकार भी हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। तो अगर वो 1-2 मैचों में रेस्ट कर लें और अब तीसरे में ट्राई करना चाहिए मेरा ख्याल नए प्लेयर्स को। उनकी टीम तगड़ी है। जेम्स एंडरसन है जो, वो दुनिया का बड़ा बॉलर है, और फिर इस वक्त मौजूदा दौर का जो तेज बॉलर है वो भी उनमें ही है, मार्क वुड, वो बड़ी तगड़ी टीम है। हमारी टीम की तो खबरें अखबार में आए ना जब, जी तो इतने जख्मियों की खबरें आती हैं, लगता है रोजनामा सेहत पढ़ रहे हैं। बहरहाल सर बहुत रन बने। रन्स तो ऐसे बने जैसे गरीब की कमर पे तफड़ नहीं बनते। ओए एक बन जाए दूसरा, फिर चल चल। सर जी आप ये भी कह सकते थे कि रन तो ऐसे बन रहे थे जैसे वड़ाने परोंठे नहीं बन रहे थे। सर जी एक मुतनाज़ा कैच ने भी बड़ा वो रोल अदा किया है कि वो नया लड़का बहुत अच्छा खेला था, 94 पे था वो चला, तो उसको वो कैच वो नीचे लग गया था। मेरे हिसाब से वो कैच नीचे लग गया था। हाँ कंट्रोवर्शियल था जी, वो जब दिखाते हुई है हैं सोशल वो मीडिया जब में, दिखाते हैं जमीन से इधर इधर जाता है, तो जब वो ऐसे आया तो उसका गेंद बाहर टच कर गया, इसका मतलब नीचे लगा था। यार छो क्रिकेट को, फीफे वर्ल्ड कप की तरफ आओ। फीफा देखो की कम हारे। मराकश बेशक हार गया है, मगर मैं खुश इसलिए हुआ हूं कि चलो इथों तक ते पहुंचे है। सेमीफाइनल तक यार पहुंचना किसी अफ्रीकी मुल्क का, किसी मुसलमान मुल्क का बहुत बड़ा कारनामा था। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, ये बड़े एजाज की बात है। बड़ी गल है यार, बड़ी गल है, और बड़ी शर्मिंदगी वाली गल है कि ही जोर दे दे के कह रहे हैं बड़ी गल है, पहली दफा पहुंचा है। यानी इतनी बड़ी हिस्ट्री में कभी तौफीक ही नहीं हुई किसी मुल्क को। बहरहाल मराकश जब खेल रहा था, जितने मैच भी खेला है और उसने जो मतलब अपसेट्स किए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान खेल रहा है। अच्छा सर जी, हमारी अवाम में अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी ये मोरक्को है ये मराकश है। नहीं, हमारी आवाम क्या, पूरी दुनिया में ये कंफ्यूजन मौजूद है, खास तौर पे इस्लामी मुल्कों में। असल में हमने पहले भी बताया था कि मराकश जो है ना, वो एक शहर का नाम है, मोरक्को के एक शहर का नाम है, लेकिन आम तौर पे फारसी में मराको को मराकश ही कहा जाता है। फिर बाद अरब मुल्कों में भी और ज़्यादा उर्दू में भी, कई इस्लामी मुल्कों में मराको को मराकश कहा जाता है, लेकिन उसका जो ऑफिशियल नाम है वो मराको ही है, और मराकश उसका शहर है जो कि वहाँ का चौथा बड़ा शहर है। और वहाँ पे मराकश में कह रहा हूँ स्पेशली, यानी उस शहर की जो सयाहत है वो बाकी सारे शहरों पे भारी है। मराकश बहुत खूबसूरत शहर है, और अगर आप आम रवानी में मुल्क का नाम भी अगर लेते हैं तो बहुत खूबसूरत मुल्क है मराकश या मराको, लेकिन मराको उसका असल नाम है, लेकिन मराकश उसके एक शहर का नाम। लेकिन वो हम आम तौर पे कई मुल्कों में जब मराको को वो मराकश ही कह जाते हैं, जो कि मुस्तामल है, गलत वो भी नहीं है। वैसे इस फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गया है मराको। उर्दू पहले तो पता ही किसी ने नहीं सी मराको किथे, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मोरक्कन कहते हैं। बचपन में तो हमने सिर्फ मुर्कनी बोटी सुनी थी, अब मोरक्कन भी आ गए हैं। पता वहाँ पे मुसलमानों की आबादी कितनी है? 99.6%। 99.6% मुसलमान आबाद है मोरक्को में। लेकिन यार जो अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मैच था, उसमें जो मेसी खेल गया ना, ओहो, अपने यानी वो कहते हैं ना टिमटमाता हुआ चिराग जो है, आखिरी वो उसका वर्ल्ड कप है। और उसका जो तीसरा गोल था ना, जो ओए मेरा ख्याल है कि फुटबॉल की हिस्ट्री में शायद और नाज़र ही ऐसा गोल देखने को मिलता है। ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। ओए जिनेश साहब, ये अर्जेंटीना कितनी दफा चैंपियन हो चुका है? अर्जेंटीना 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन हुआ, और फ्रांस भी 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन हुआ। नाज़िम, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब से गवर्नमेंट ने गलत पार्किंग पे 2000 जुर्माना किया ना, तब से इन लोगों ने अंधेर नगरी में चाह दी। हाँ, फायदा उठाते हैं ना। भाजी नहीं अंधेर नगरी, उधर बल्बों की लड़ियां ही लड़ियां जहाँ पे आपकी गाड़ियां खड़ी होती बस करो यार। नाज़रीन, वतन अजीज़ में हर गुजरते दिन के साथ पब्लिक प्लेसेस पे पार्किंग एक अहम इशू बनती जा रही है, और इससे निपटने के लिए
कोई हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, जिसका नाजायज़ फ़ायदा पार्किंग के ठेकेदार उठा रहे हैं। और आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है पार्किंग का ही एक ठेकेदार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। छेती छेती बात कर लें, फिर वो गड्डियां सड़कों पे खड़ी हैं। कितनी आजिज़ी के साथ बात कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा कि ठेकेदार कहते हैं ना कि अगर यहाँ पर गाड़ी खड़ी की ना तो मैं सुआ मार के पंक्चर कर दूंगा गाड़ी। तो इसकी धमकी ये होती है कि मैं तुम्हारे टायर में टक्कर मार दूंगा। बात ये नहीं वही हो गई कि पंक्चर कर दूंगा टक्कर मार। ये देखें ठेकेदार वाला जुस्सा है इसका। चौकीदार है तो वो ठेकेदार बना हुआ है। अच्छा सर, पार्किंग की जगह भी नहीं होती, पर रस्सी लगा के पार्किंग बना देते हैं। जबरदस्ती देखें कौन सी जबरदस्ती भाजी? सड़कों पे किनारे पे कौन लकीरें लगा के जाता है कि जी यहाँ पे गड्डी खड़ी करें? गैर कानूनी ठेके की बात कर रहे हैं हम। गैर कानूनी, किसी टेंडर में हिस्सा लिए बगैर, सरकार ने जगह नहीं दी होती तुम लोगों को, खुद तुमने कब्जा किया होता है उस जगह पे। यार किसी जगह पे दाल चौल वाली रेडी चल जाए ना, दाल चौल वाली रेडी, तो उसके पास पार्किंग तक कैसे बना लेते? बिल्कुल सही है। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਤੀਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੁਸਤ ਗਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ग्रिल बेल्टों के ऊपर पार्किंग बनी हुई है, बेशुमार जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नाजायज पार्किंग है और बाकायदा ट्रैफिक में ये रुकावट पैदा करते हैं। और बहू जी आपकी कीमती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हिफाजत करते हैं, अच्छा सिला दे रहे हैं आप मुझे जनाब। पैसे लेते हैं इस काम के, फीस भी लीला नहीं करते। ऐसे भी अल्लाह के फजल से जो दिल में आता है ले लेते हैं। यार मोटरसाइकिलों वालों के सिर्फ 40 रुपए 30 रुपए, वो बेचारा पेट्रोल और में पुआ के तो घरों बाहर निकलता है तो 40 रुपये 30 रुपये जो दिल करता है 50 रुपये कटो जी, वो किथों देवे भाई तुम्हें। अच्छा सर, जो पर्ची पे लिखा होता है कभी हमने पढ़ा भी नहीं, इसलिए लिखा होता है अगर गाड़ी गुम होगी तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। जनाब आपने पढ़ा नहीं तो आपको ये पता कैसे लगा मेरे भाई? नहीं, मेरी बात सुनो। जब तुम लोग पैसे चार्ज करते हो, टिकट जारी करते हो, तो फिर तुम ये किस, मुझे बताओ, बुनियाद पे लिख देते हो कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे? फिर तुम लोग जिम्मेदार हो। जी तो कैसे जिम्मेदार हो भाई जी? अल्लाह ना करे जलजला आइए या कहीं से आग डिग पवे, फिर वो गड्डियां तबाह हो गई हैं। 30 रुपए 50 रुपए लेने वाला कहाँ से इतना नुकसान? अंदाजा करो सूरत हाल कौन सी बता रहे हैं कि अगर क़यामत आ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? 1 मिनट में मस्कीन भी बन गए हो तुम, कहाँ से पूरा करोगे? जब पैसे इतने सारे लेके जाते हो घर, उस वक्त नहीं याद आता आपको? देख ले 40 रुपए की खातर एडा बड़ा बंदा मेरे गोडे फाड़ रहा हो, चंगा लगता है बाबू जी? कई दफा भगवान की गड्डी मैंने मुफ्त लगवाई और फिर आज आपके शो में और पहलवान की गड्डी लगवा दी है ना, पहलवान को खुद पार्क करवा के दिखाते हैं ना कहीं पे। गड्डी तो सारा दिन कुछ नहीं मांगती जनाब, ये तो 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ मांग लेते। अच्छा अगर इनकी पार्किंग में ना लगाए कोई गाड़ी, बाहर लगा जाए तो ये खुद चोरी भी करवा दे ताकि उधर रौला पड़ जाए कि तो गड्डी चुकी जाती जो पार्किंग ही लाना। और नहीं भाई जी, माड़ा बंदा हूं मैं, कहां से गाड़ी चोरी करवा सकता? तुसी माड़े नहीं होंगे, बकायदा आप लोगों ने बदमाश रखे होते हैं, बदतमीज लोग। सही। वो माड़ा बंदा अगर बेचारा कह दे आपको कि भाई किस चीज की पार्किंग या किस चीज के इतने ज्यादा पैसे, तो वो बदमाश आके बदतमीजी शुरू कर देते। कभी इन लोगों ने अपना लाइसेंस दिखाए? इनसे कोई भी पार्किंग के लिए वहां पे आने वाला बंदा इनसे मांगे कि जी आप सरकार की तरफ से आपको कोई लेटर मिला होगा, जरा वो दिखा दे। कभी नहीं दिखाते, कहते लड़ना शुरू कर देते। सही लगा के दिखाए पे। और बाबू जी ये पार्किंग और ठेकेदारी के सारे काम हर दफा अखबार में इश्तिहार के जरिए नहीं होते, बाज दफा काम जो है वो सरकार अंदर खाते में भी करवा देती है। रिश्वत सीधी तरह कहो ना, गैर कानूनी पार्किंग करते हो, रिश्वत दे के वो जगह हासिल करते हो, खुल के बात करो। अच्छा सर, अगर ईद आ जाए तो ईद ही अलहदा मांगते हैं। पाजी हमारे भी बच्चे हैं, अगर 10-20 रुपये आपके देने से हमारे बच्चों की ईद बन जाती है तो इसमें जनाब त्रास तो नहीं ना बनता। अच्छा ऐसे ये तेज लोग होते हैं, सिर्फ ये पार्किंग के पैसे वसूल नहीं करते, इन्होंने 10-12 बंदे उधर ऐसे भी छोड़े होते हैं जो खामखाई गाड़ी धो देते हैं, बगैर पूछे गाड़ी धो देते हैं। जब आप अंदर से आए मार्केट से हो आके या दफ्तर से होके, कहते भाई जी गड्डी ताड़ी धो दी है, आगे ਇਹੋ ਜੀ सलाम करते ने मत्थे ते हथ रख के कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ 50-100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। वो
उन लोगों से भी ये पैसे वसूल करते। वो जो गाड़ी धोने वाले हैं वो इन लोगों को भी बीच में से हिस्सा देते हैं। ऐसे नहीं ये पार्किंग में उनको घुसने देते। अजीजी भाईजान, जब गाड़ी पार्क करो तो साथ चाबी भी मांग लेते हैं और कह देते हैं गाड़ी आपकी आगे पीछे करनी पड़ेगी, और बीच में से छोटी बाबूजी चीजें निकाल लेते हैं। चीजें भी निकाल लेते हैं, गाड़ियों में से पेट्रोल तक निकाल लेते हैं ये। वो गाड़ी के अंदर होता है जी, क्यों ऐसी नहीं, बातें करते हैं इसके बाबूजी? पेट में होता है। हद हो गई यार, गाड़ी में पेट्रोल होता है और पेट्रोल का होता है। वो बाबूजी, हम जो पर्ची लेते हैं हमारा उसमें गुजारा हो रहा है, हमने पेट्रोल निकाल के क्या करना है बाबूजी? गोगे तुम जब गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी तुम्हें ऐसे देखती है नहीं? और सबसे ज्यादा ये दौस करते हैं ये अस्पतालों के बाहर। ये जो अस्पतालों के पार्किंग वाले, चूंकि लोग बेचारे परेशान हाल आए होते हैं, वहां पे दौड़े लगी दुखी होती हैं। इंसानियत आती या कचहरी के बाहर अदालतों में जो लोग आते हैं, उन्होंने भी तारीख पे पहुंचना है, नस भज करनी है। उधर वो जितने पैसे ये कहें फटाफट पकड़ा के वो कहते हैं परा हो यार मैनू जान दे। बिल्कुल। और तुम लोग ये जब सारे नाजायज काम करते हो तो हम उस वक्त कहाँ होते हैं? उस वक्त परे बैठ के आप नोट गिन रहे होते हैं। आप लोग इनकी पुष्ट पे होते हैं हमेशा। आप लोगों की पुष्ट बनाई के बगैर ये एक दिन भी काम जारी नहीं रख सकते जी। और ऊपर से बाबूजी होते दोनों कांस्टेबल हैं, एक दूसरे को कही जाएंगे चौधरी साहब कह रहे हैं, चट्ठा साहब कह रहे हैं। तुम दोनों ही कांस्टेबल हो यार। कांस्टेबल चौधरी या चट्ठा नहीं हो सकता। तुम अगर इंसानियत के जुमरे में आते हो तो कांस्टेबल चौधरी चट्ठों के जुमरे में भी नहीं आ सकते। ये तो अजीजी भाईजान आपकी मेहरबानी है कि आपने इंसानियत के जुमरे में मुझे कर लिया। मैंने नहीं किया, तुम खुद घुस गए हो जुमरे। अच्छा सर, वैसे जब से गवर्नमेंट ने गलत पार्किंग पे 2000 जुर्माना किया ना, तब से इन लोगों ने अंधेर नगरी में चा दी। हाँ, फायदा उठाते हैं ना। बाबूजी नहीं, अंधेर नगरी, उधर बल्बों की लड़ियां ही लड़ियां जहाँ पे आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। हंस करो यार। और वो जो टिकटें देते हैं ना ये पार्किंग वाले, वो छपी छुपाई कहीं से मिलती है। हर पार्किंग वाले के पास एक ही तरह की होती है। कोई ये नहीं होता कि भाई ओदी 30 रुपये वाली, ओदी 50 रुपए वाली, ओदी 40 रुपए वाली। नहीं, ऊपर ठेकेदार का नाम नहीं होता, ये नहीं पता होता कि किस बोली में उन्होंने ये ठेका खरीदा है, नीला कुछ नहीं होता। वही एक ही तरह की, पूरे लाहौर में चले जाओ 90% तुम्हें एक ही तरह की टिकटें मिलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी बड़ी ज्यादती करते हैं। गोगा एक दिन गाड़ी लेके गया पार्किंग में खड़ी करने के लिए, तो इसको कहता है जी गड्डी नु कहो खुद अंदर चली जाए, जे तुसी विच नाल जाओगे तो 2 गड्डियों के पैसे लगेंगे। इसके घर के पास एक पार्किंग है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट लिखी हुई है। मोटरसाइकिल 20 रुपए, कार 50 रुपए, बस 100 रुपए, गोगा 5000 रुपए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक मरीज के साथ उनको किसी बेड पे लिटा दिया गया, हाँ जी, एक ही बेड। अफजाल साहब भी और वो मरीज भी, वो जिसके साथ लिटा दिया वो बेचारा पहले आया हुआ है, तो आप एक मरीज ला के उसके साथ लिटा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, बड़ी दुख की बात है, बड़ी ही अफसरदा बात है, और किसी वक्त तो दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है ये सोच सोच के कि हमें 75 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक कर दें, ठीक करें, ठीक होना चाहिए, यही गुफ्तगू हो रही है। ठीक हुआ नजर नहीं आया कहीं भी। ऐसी ऐसी अजीब सूरत हाल नजर आती है कि बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम क्यों लकीर पीटने के आदी हो चुके हैं। हम हर वो चीज़ बाद में रो रहे होते हैं बैठ के जो अब आम हो जानी चाहिए, अब उसे ठीक हो जाना चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पे नजर आता है खौफनाक मंजर, जी जी। वो महकमा सेहत का हालत इज़ार का मंजर है। आप देखें कि बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार अफजाल अहमद साहब, वो बेचारे पिछले 21 साल से बिल्कुल ही बिस्तरे मर्ग पे थे और लागर हुए थे ज़िंदगी से। वो बेचारे देखे ना, उनको हालत बिगड़ने पे अस्पताल ले जाया गया। उनकी भाभी थी घर में, वो उनको ले गई अकेली खातून वहाँ पे। वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि एक मरीज के साथ उनको किसी बेड पे लिटा दिया गया। हाँ जी, एक ही बेड। अफजाल साहब भी और वो मरीज भी, वो जिसके साथ लिटा दिया वो बेचारा पहले आया हुआ है, तो आप एक मरीज ला के उसके साथ लिटा रहे हैं। बिल्कुल।
और फिर अफजाल साहब की तरफ आ जाएं तो वो भी अफजाल अहमद, हाँ, एक हमारे पाकिस्तान का एक स्टार। बहुत बड़ा स्टार। वो कुछ लोगों ने ये कहा ना कि आप अफजाल साहब का रोना रो रहे हैं सारे, सोशल मीडिया पे किसी ने कहा, वो जो साथ पड़ा हुआ है वो नहीं इंसान। तो अफजाल साहब का रोना मेरे भाइयों इसलिए रो रहे हैं कि अफजाल अहमद वो बंदा है जो नवाबों का बच्चा था, जिसकी जायदाद जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले बेशुमार जमीन जंग में भी और मुल्तान में भी अपने बाग थे। और ये पाकिस्तान का वाहिद फनकार है जिनकी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने अपने फन के लिए बेच दी, खुद बेच दी। लोग इस फन से पैसे कमाते हैं। हाँ जी। ये पाकिस्तान का वाहिद फनकार है जिनकी कोठी थी 2 कनाल की फिरोजपुर रोड पे, अंग्रेज के वक्त की, बाद में कोई लोटमार से नहीं थी खरीदी हुई, अंग्रेज के वक्त की कोठी यहाँ फिरोजपुर रोड पे, इंतहाई कमर्शियल जगह, लाहौर की बेहतरीन जगह। जी जी। और वो उन्होंने उस पे एक सोच लिया कि मैं फनकार हूँ और मैं यहाँ पे थिएटर बनाऊंगा। और हमारे दरमियान उनका चूंकि बहुत ज़्यादा बैठना उठना था, मेरे साथ भी ज़ाती तौर पे भी बड़ा उनका प्यार था। जी जी। और जब वो थिएटर बन रहा था उस वक्त मुझे उनके डायलॉग याद हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठ के मुझे वो थिएटर से उठाते और उस्मान पीरजादा साहब की तरफ हम लोग जाते और उधर वो उस्मान साहब से बड़ी गाइडेंस लेते, लाइट के हवाले से और साउंड के हवाले से और थिएटर के हवाले से। तो अक्सर उनके मुंह से ये सुना जाता था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतनी खिदमत करूं थिएटर के लिए कि मेरी यहाँ पे मूर्ति बने। ये उनका एक फिक्रा होता था। तो उन्होंने वो कोठी जो है वो उस पे थिएटर बनाने का इरादा किया। अच्छा। अपनी मुल्तान की सारी जमीन बेच दी। बहुत अच्छा बाग था उनका, जो मुल्तान में उनका बाग था, बड़ा प्रॉफिटेबल, वो बेच दिया। जंग में अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दी। भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई कि तुम हमें कंगाल कर दोगे, तुम बेड़ा गर्क कर रहे हो सारे खानदान का, क्यों प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ये वो। उन्होंने जिद लगाई हुई थी सारे खानदान के साथ कि मैंने थिएटर बनाना है और मैं एक बेहतरीन थिएटर यहाँ पे दे के जाना चाहता हूँ। उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने जो ड्रामे किए वो वाकई बेहतरीन ड्रामे थे। कम से कम एशिया में ऐसे ड्रामे, ऐसा थिएटर नहीं और कोई करके गया जैसा उन्होंने किया। तो आखिर उनकी ये हुई है कि उनको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। ये जो अपना पंजाब की हमारी हुकूमत है, वजीर आला साहब बड़ी वो खिदमत कर रहे हैं। रोज वो आधे पेज के अखबार पे वो बताते हैं कि मैं खिदमत कर रहा हूँ पंजाब की, मगर ये एक तस्वीर ने वो खिदमत जो है वो पाकिस्तान पूरे को दिखाई कि वो कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अभी उसके बाद फिरदौस जमाल साहब वो कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। कैंसर उनका डिक्लेयर हो गया और वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है उनकी वो बीमारी की खबर। उनके बेटे ने ट्वीट किया कि मेरे वालिद साहब को कैंसर डिक्लेयर हो गया और उनके लिए दुआ करें। ये वो कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। यार खुदा के वास्ते ये आप लोग क्यों आप भूलते जा रहे हो? सकाफत सबसे अहम है इस मुल्क में। बेशक नहीं, आपसे ये मुल्क ठीक होना जब तक इसकी सकाफत की तरफ तवज्जो नहीं दोगे। खुदा वास्ते समझो इस बात को समझो। सकाफत जो है वो बड़ी अहम होती है और उसके ये जो एम्बेसडर हैं, जो इसके सकाफत के नुमाइंदे होते हैं, जिनमें एक्टर सबसे अहम होते हैं। हाँ जी। और फिर इस तरह के लोग, फिरदौस जमाल साहब वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक ड्रामा किया था तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक सदर पाकिस्तान उस वक्त के, उन्होंने रात को ड्रामा देखा था, सुबह प्रेसिडेंसी बुला के उसी वक्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया। और उम्र बिल्कुल ही छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी उम्र। पाकिस्तान के सबसे छोटी उम्र के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, उनका नाम है फिरदौस जमाल। और ऐसा परफॉर्मर पाकिस्तान टेलीविजन को कोई दूसरा नसीब नहीं हुआ। मैंने बड़े बड़े नामवर जो एक्टर हैं और इंतहाई उस्ताद आदमी, उनके मुंह से सुना है कि फिरदौस जमाल जैसा टेलीविजन आर्टिस्ट नहीं आया। वाह वाह। थिएटर बेशुमार किया, बड़ी खिदमत है यार उनकी। हाँ जी। मैं तो हैरान हो गया। मुझे तो, मैं सोशल मीडिया चूंकि इस्तेमाल ही नहीं करता, मुझे वसीम अब्बास साहब ने फ़ोन किया कि यार ये हो गया है तो खुदा के वास्ते अपने शो में को वावेला करो, कोई शोर मचाओ, ये क्या हो रहा है? इतने इतने बड़े लोग जो हैं वो किस कदर लावारस हुए हैं इस मुल्क के अंदर, कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट तो कर्जों में फंसी है, किसने ले लिया किसने दे दिया, ये हाँ जी, हाँ जी। और फिर उनके पास कोई चला जाए, कोई पहुंच जाए
जाके शोर शूर मचाए तो वो तस्वीरें खिंचवा के तो भेज देते हैं सारे अखबारों वालों को, और मशहूरी हो जाती है कि जी फलां आर्टिस्ट को मदद कर दी है। हाँ जी। भाई ये बहुत बड़े लोग हैं, खुदा वास्ते तुसी आए जाए लगे फिर जाना है, फिर आ जाना है, फिर टूट जाना है, ये मुस्तकिल बेचारे खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी फिरदौस जमाल साहब जो हैं वो, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी है, बहुत बड़े नामवर आदमी हैं और बड़ी खिदमत उन लोगों ने की। हाँ जी। ये वो लोग हैं जिनके ड्रामे बाहर के ममालिक में अकेडमियों में दिखाए जाते हैं, सिखाया जाता है एक्टिंग को, इनका हवाला दे के। तो ऐसे लोगों को तो देखना चाहिए, हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल। तो पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। बहुत बड़े आदमी हैं फिरदौस जमाल साहब, या जो लीडरान है इस वक्त उनको शायद को बताता नहीं, उनका जो प्रेस के मुतल्लका लोग हैं वो शायद उनको बताते नहीं है ऐसी चीज़ें कि देर हो जाती है और फिर हम लकीर पीटते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में तो फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। और वजीर आला हो या वजीर आजम साहब हो, वजीर आजम साहब थोड़ी देर वास्ते 2-3 दिन पेंट कोट ना पान तो फिरदौस जमाल साहब नु देख लें, उनको देख लें यार, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया है और उनकी भी सूरत हाल वही होगी जो अफजाल साहब की है, चूंकि अस्पतालों में कौन किसी को पूछ रहा है। नहीं तो प्राइवेट इलाजों के लिए, इलाज मुआलजे के लिए एक्टर पाकिस्तान के पास इतने पैसे होते ही नहीं। लोग कहते हैं कि ये इनके पैसे जो कमाते हैं ये कहाँ जाते हैं। ओ भाई जितने कमाते हैं वो मार के रोटी पानी तो बच्चियां दी फीसा पूरियां होती हैं, इतने नहीं है। इतना सा तो आपका ये कल्चर का महकमा है, हाँ जी। इतनी तो अहमियत है इसकी कि इसका मिनिस्टर ही नहीं कभी अलहदा हुआ। वजीर इतलात और नशरियात व सकाफत, वो सकाफत की पूंछ साथ लगा देते हैं। उस मस्कीन नु सारी अपनी नौकरी च इतलात और नशरियात तो नहीं वेल लभदी, उन्हें सकाफत की वेखनी। तो मेरा मतलब है कि वो कुएं के डड्डू ये छोटे से हैं इधर के लोग, जो वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लिमिटेड सी कमाई के साथ पूरी दुनिया में बेचारे अपनी सकाफत के लिए भागदौड़ कर रहे होते हैं, उनको देखना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की छोटी सी बात ये कि ज़िंदगी का कड़वा तरीन सच ये है कि आपके बहुत से दोस्त हों और उनमें से कोई भी आपका दोस्त ना हो। नाज़रीन, खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।